नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपीपीसीएस में राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न थे आए हुए विगत वर्षों के, उसे हम फास्ट रिवीजन कर रहे थे। 2012 और 2013 का तो फास्ट रिवीजन कर लिया है। अब इस वीडियो में आपको मिलेगा 2014 और 2015 के प्रश्न हम देखेंगे और उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न कौन से हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इस विकल्प में कहीं पर ही 1935 की बात नहीं की गई है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि कब की गई थी, तो ध्यान रखना है 1937 में की गई है। अधिनियम पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935, और कब की गई है तो 1937 में की गई है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब बताइए कि सबसे पहले गवर्नर कौन, इस और एक गवर्नर पूछ रहा हूँ, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? अब इसके व्याख्या में ऐसे लिखा, चलिए मैं ही बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आगे कुछ और। सर मॉरिस गवेयर, सर मॉरिस गवेयर क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखना है 1935, 1937 और मॉरिस गवेयर, ये 3 पॉइंट याद रखना है। अब देखते हैं 79 नंबर प्रश्न क्या है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो वैसे अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछता तो अनुच्छेद 324(5) के तहत ये है कि जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ निर्वाचन आयुक्त की बात पूछे तो निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बड़ी आसान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश कर देता है राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति उसको हटा देता है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना हो तो 324(5) के तहत ये ठीक उसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पत्र लिखेगा किसको? राष्ट्रपति को, और फिर त्याग दे देगा। अनुच्छेद 124(2) में ये बातें कही गई है। अब 81 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो राज्यसभा के विषय में पहला कथन लिखा हुआ, यह भंग नहीं की जा सकती, तो ये तो सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी नहीं, कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है, किस कोई व्यक्ति को चुना जाता है तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो हाँ, ये बात भी सही है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 4th नंबर क्या है? इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। जी नहीं, 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, क्योंकि अर्हता जो होती है 30 वर्ष की होती है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। तो 1 और 3 सही है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा था कि जब भी संसद आए पिछले वीडियो में, तो संसद आए तो 4 आर्टिकल जरूर याद कर लीजिए, 79, 80, 81, 52। 79 में क्या है? संसद की संरचना के बारे में बताया गया है कि मतलब भारतीय संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के होता है। और 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा के संरचना के बारे में बताया गया है। 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, और 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। तो मैंने कहा था ना कि बार बार मैं बोलता रहूँगा जब भी आएगा तब, तो आपका ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, फिर है भारत की संसद में होते हैं, तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। इससे आपको 2 बात पता चल रही है कि देखिए, एक तो रिवीजन करते रहना चाहिए बार बार, दूसरा देखिए पिछले साल आया फिर इस साल भी आ गया ये क्वेश्चन, सेम डिट्टो वही प्रत्यक्ष तौर पर। तो प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत की संसद में वही शामिल होते हैं, अभी तो बोला कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं, तो इसमें वही लिखा हुआ होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो 1, 2, 3 इसमें शामिल हो जाएगा। और जब भी भारतीय संसद आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए इसमें 1, 2, 3 है कि नहीं, लिखा हुआ ना 1, 2, 3, तो हो गया। भारतीय संसद जब भी आए तो आर्टिकल 79, 80, 81 और 52 तो याद रख लेना। ये 79 में ही बताया गया है कि भारत की संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा दोनों मतलब तीनों शामिल होते हैं। 83 देखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है? 268 से 281 के बीच में की गई है। थोड़ा सा फैक्ट में बता देता हूँ। एक तो ये कि प्रशासनिक संबंध के बारे में अगर पूछे तो 256 से 263 बताना है। विधायी संबंध के बारे में पूछे तो 245 से 255 बताना है। वैसे अगर पहले लिखा हुआ संविधान में विधायी संबंध बताया गया है 245 से 255, और उसके बाद प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है 256 से 263। अच्छा, भाग भी पूछ देता है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में था, वो आगे भी आएगा ये क्वेश्चन। भाग 11 और 12 में केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में चर्चा की गई, तो ध्यान रखना है। और अगर आर्थिक संबंध पूछे तो 268 से 293। आप सुनते रहिए, बार बार आ जाएगा। कभी कभी ना थोड़ा लिखते रहिए, PDF तो मैं आप नीचे लिंक में दे ही दूंगा,
तो हो सके तो PDF को प्रिंट करा लीजिए और उस पर लिखते रहिए सुना हुआ चीज़, तो उससे भी याद ज़्यादा दिन तक रहेगा। क्योंकि सारा खेल तो यही है कि हम जितना पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना दिमाग में हटा करके एग्जामिनेशन हॉल में जा करके प्रोड्यूस कर देते हैं, वही सारा महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। 84 देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार के बारे में पूछे तो BN राव। अब BN राव का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। तो इसका C नंबर हो गया ऑप्शन। अच्छा, अगर ऐसे ही पूछ देता प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं कौन है, तो क्या इसका बोलते हैं, तब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। और संवैधानिक सलाहकार BN राव। क्वेश्चन लगता है आ ही गया क्या। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। अच्छा, सदस्य पूछ रहा है, तो सदस्य तो इसमें से 1 और 3 आंसर में है, यानी कि N गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये 2 हैं, 1 और 3। और अध्यक्ष अगर पूछता तो VR अम्बेडकर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक वित्त आयोग तो है क्योंकि 280 में इसका उल्लेख है। लोकसेवा आयोग भी है क्योंकि 315 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। चुनाव आयोग भी है क्योंकि 324 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। लेकिन योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि ये योजना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के एक प्रशासनिक आदेश से हुई थी। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है कि क्योंकि नियोजन आयोग तो अब रहा नहीं, इसका नाम बदल गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ये इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। अच्छा, अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, कमेंट बॉक्स में बताइए। 87, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। ये तो हो गया इसका आंसर बी। लेकिन अब 2 बातें और याद आनी चाहिए। पहला बात ये कि 14 दिन पूर्व सूचना कोई एक संसद दे सकता है क्या? नहीं। कम से कम जो सदस्य है उसका 1/4 भाग, यानी कि अगर 100 है तो 25 संसद सदस्य, तो जितने संसद सदस्य हैं उसके 1/4 भाग का साइन होना चाहिए उस प्रस्ताव पर, महाभियोग के प्रस्ताव पर, तब जा कर के बात मानी जाएगी। अच्छा, महाभियोग की प्रक्रिया ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 61(2) में वर्णित है, याद रखना है। 61(2) महाभियोग जब भी आए 61(2) 14 दिन और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर। तो ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना है राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग के बारे में। 88, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 DPSP का भाग है और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, याद रखना है। 89, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। अच्छा, लोक लेखा समिति का काम क्या होता है पता है? पता ही होगा आपको, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है और 15 लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 राज्यसभा से। और अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? स्पीकर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये तो अभी मैंने ऊपर में डिस्कशन में बता दिया था कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और इसका वर्णन 118(4) में लिखा हुआ है। और जब भी हम संयुक्त बैठक की बात करें तो 4 पॉइंट याद आ जाने चाहिए। क्या? एक तो 108, क्योंकि 108 में ही ये बात संयुक्त बैठक की बात की गई है। संयुक्त बैठक किस किस विधेयक पर की जाती है? तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों विचारों पर सहमत नहीं होते हैं विधेयक के, तो इसलिए की जाती है। कौन आहूत करता है? आहूत मतलब बुलाना। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अच्छा, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना है, मैंने ये फिर दोहरा देता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के बारे में होता है, क्योंकि संयुक्त बैठक कभी भी नहीं होता है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। जब भी आएगा मैं बोल दूंगा ये सारी बातें, आप सुनते रहिए। सिर्फ जब वॉकिंग में हैं, फ्री टाइम में सुनते रहिए, बजाते रहिए इसको अच्छे से, तो आपको बहुत मदद हो जाएगा, याद हो जाएगा। 91, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस में प्रतिपादित की गई थी? एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। केशवानंद भारती जो था ना बाद 1973 का, उसमें की गई थी मूल ढांचे का। तो इसमें तो है ही नहीं कहीं केशवानंद भारती का, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अच्छा, यही केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य बाद था ना, इसी में सबसे पहले बार ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है
और संविधान में किसी भी भाग में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो याद रखना ये बातें। 92, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, तो देखिए इसमें जो सही विकल्प है वो मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। वैसे और भी कंडीशन है, क्या क्या है उसका व्याख्या में पढ़ूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा जटिल भी होता है, इसलिए बार बार पढ़ता रहूँगा। तो अगर कोई राजनीतिक दल है उसको अगर क्षेत्रीय दल की मान्यता दी गई है तो उसमें से एक कंडीशन ये होता है कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त किया हो। तो 8% अगर वोट प्राप्त कर लेगा कोई दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में तो उसको क्षेत्रीय दल का मान्यता दे दिया जाता है। लेकिन क्या यही एक क्राइटेरिया है? नहीं, और भी क्राइटेरिया है। क्या क्या है? तो क्या क्या है क्राइटेरिया बता दूं क्या? चलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि फिर जटिल हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, फिर अभी बताएंगे फिर कभी। वैसे चलिए एक बता देता हूँ, दो तीन बता देता हूँ, 2-3 में जटिलता नहीं आएगी। एक तो ये हो गया कि 8% वोट प्राप्त हो जाना चाहिए। दूसरा पता है क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि अगर उसको लोकसभा का जो आम चुनाव होता है तो प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम एक सीट उसको मिला हुआ हो, अथवा राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भाग मिला हुआ हो। तो यही सब जटिल जटिल चीज़ें हैं, इसको छोड़ते हैं अभी, फिर इस बताएंगे, अभी आगे आएगा क्वेश्चन तो इसमें देखेंगे। अब बस खाली अभी एक पॉइंट याद रखिए तभी, क्योंकि आगे बोलूँगा तो फिर आसान लगेगा कि हाँ एक तो मुझे याद ही है कि 8% वोट अगर विधानसभा या लोकसभा में विगत वर्ष के चुनाव में उसको मिल गया है किसी पार्टी को, उसको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। एक पॉइंट रखिए, 3 पॉइंट और बताऊंगा। तो अभी क्वेश्चन और आगे है। अब देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो नीचे कूट से कैसे करना है? तो सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का 1953 में भाषा के आधार पर। ये भी क्वेश्चन आता है भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा नंबर कौन सा आ जाएगा? हरियाणा का, 1966 में हुआ है गठन हरियाणा का। और तीसरा गठन हुआ हिमाचल प्रदेश का 1971 में। और सिक्किम का तो ये भी लगभग सबको याद होगा 1975 में। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सिक्किम का गठन 1975 में तो हो गया, लेकिन कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप। मैं वैसे एक हिस्ट्री से लिंक कर देता हूँ सिक्किम से संबंधित, ठीक है, लेकिन आप जरूर प्रश्न का आंसर दीजिएगा कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया इसको पूर्ण राज्य। पता है सिक्किम को ना लॉर्ड डलहौजी हड़प लिया था। कैसे पता है? कहा कि 2 अंग्रेज डॉक्टर गए थे सिक्किम के यहाँ, सिक्किम वाले क्षेत्र में, तो वहाँ के राजा ने क्या किया? दुर्व्यवहार किया उसके साथ, उस डॉक्टरों के साथ। तो दुर्व्यवहार किया तो बोला कि दुर्व्यवहार किया, रुको तुम्हारा राज्य ही हड़प लेते हैं, तो हड़प लिया। ऐसे ऐसे स्टोरी है। मैं तो जब भी सिक्किम को याद करता हूँ तो ये स्टोरी सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। अब देखिए 94, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो 2 सदस्य नामित कर सकता था अंडरलाइन कर लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि ओनली आइस वाले नोट्स में मैंने देखा था 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, संविधान संशोधन अधिनियम 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया। 331 में दरअसल ये प्रावधान था कि आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 को नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन ये ख़त्म कर दिया गया क्योंकि 17वीं लोकसभा में वैसे भी नियुक्त भी नहीं हुए हैं, तो ख़त्म ही कर दिया गया है। तो याद रखना है 104वां संविधान संशोधन भी याद रखना है। इसी 104वें, अच्छा चलिए उसको अभी नहीं बताते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए 95, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PVN राव समिति संबंधित नहीं है, तो विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कौन कौन है वो देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो ML सिंघवी समिति है, ML सिंघवी समिति 1986 में आया था। अशोक मेहता समिति है, 1977 में आया था, 78 में इसने रिपोर्ट दी। अच्छा, अशोक मेहता समिति की ख्याति एक चीज़ और के लिए, पता है क्या? क्योंकि इसने पंचायती राज व्यवस्था में पहली बार बोला था कि नहीं 2 स्तरीय होनी चाहिए, तो इसके लिए भी इसकी ख्याति है अशोक मेहता समिति की। बलवंत राय मेहता समिति तो पहली समिति है पंचायती राज व्यवस्था पर, 1957 में आई थी और उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। तो ये शॉर्ट रिवीजन हो गया थोड़ा सा। अब देखिए, अच्छा लगता है लास्ट हो रहा है क्या? तो ये ख़त्म हो गया। पता है कौन सी ईयर का? 2014 ख़त्म हो गया। अब आते हैं 2015 में। 2015 में क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछे तो 1, 2, 3 यानी 123 नंबर अनुच्छेद है, उसके तहत वो कर देता है अध्यादेश जारी। अगर राज्यपाल पूछ देता तो ये जो बीच में 2 है ना, उस 2 को पहले ले आइए,
यानी 213, 213 ऐसा हो जाएगा। राज्यपाल के बारे में पूछे तो 213, और अगर राष्ट्रपति के बारे में अध्यादेश की शक्ति पूछे तो 123, तो याद रखना है। अब 85 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? प्रावधान है एक साइड, दूसरे साइड संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद की संख्या। तो विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। कार्य करने का अधिकार तो अनुच्छेद 41 में किया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्य का अधिकार और क्या क्या अधिकार, 1 2 अधिकार और है, तो 41 हो गया। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, सही मानवीय स्थिति कहाँ कौन से अनुच्छेद में है? तो डीपीएसपी का भाग अनुच्छेद 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात अनुच्छेद 45 में की गई है, तो याद रखना है। फिर से दोहरा दूं, चलिए, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात अनुच्छेद 45 में की गई है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति की बात अनुच्छेद 42 में की गई है, और कार्य करने का अधिकार की बात अनुच्छेद 41 में की गई है। विधि के सम्मुख समानता की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही है 86 नंबर। क्या है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा सही है? तो जो सही है इसे पढ़ता हूँ। यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ध्यान रखना है। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 243 झ यानी अनुच्छेद 243 आई में ये बात उल्लिखित है कि राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का राज्यपाल करेगा, जिसका काम क्या होगा? इसका काम होगा पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करना, तो याद रखना है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका आंसर आप देंगे तो आपको लाभ ये होगा कि आपको याद रह जाएगा। आजकल आर्टिकल से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा कि विगत बीपीएससी में देखा गया। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि SC/ST समुदाय को पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 243 ही अनुच्छेद है, लेकिन क्या है? जैसे इसमें बताएं 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग, तो आप बताइए 243 क्या है वो, मतलब अनुच्छेद बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आप बताएंगे तो आपको लाभ ये होगा कि याद रह जाएगा वो, तो आप देख लीजिए भाई, अगर आप बताएंगे तो आपको लाभ ये हो जाएगा। मैं लाभ भी बता दिया हूँ आपको। 87, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पीएस संगमा, नागालैंड के थे। पीएस संगमा सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, पहली महिला कौन अगर पूछे तो महिला लोकसभा अध्यक्ष पहली, तो मीरा कुमार। ये जगजीवन राम जो प्रथम श्रम मंत्री थे ना, उनकी ही शायद ये पोती उती थी शायद, तो बिहार से हैं, सासाराम साइड से, तो वही थी। अब देखिए 88 में, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। अच्छा, भाग पूछता तो भाग पूछता तो 9 नंबर बताते हैं। और चलिए अब आगे नहीं, ज़्यादा बमबारी करने से ज्ञान का फिर कन्फ्यूजन होता है। अभी देखिए नेक्स्ट 89 नंबर, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही 2 है, तो शायद इसको लगता है बाहर किया होगा। देखिए क्या, यह एक संवैधानिक अधिकार है और यह एक विधिक अधिकार है, तो दोनों बता रहा है इसमें आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया था, शायद 2012 में था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? तो जून 2005 में स्वीकृत किया गया था, शायद 15 जून 2005 था। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम, तो ये ध्यान रखना है। 90, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करता है, फिर उसकी संसद सदस्य की निर्भरता तय कर देता है कि नहीं? 103 में ये बातें लिखी हुई है। 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर जो है ना, वही सिर्फ उपलब्ध विकल्पों में से लोकसभा के सदस्य थे, बलिया विधानसभा से, यूपी में है बलिया विधानसभा बोल रहा हूँ, संसदीय क्षेत्र से, तो ये सदस्य थे। बाकी ये जो देवेगौड़ा, आके गुजराल, देवेगौड़ा तो विधानसभा के अध्यक्ष थे, विधानसभा के सदस्य थे और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाकी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में तो सबको पता ही है कि राज्यसभा के, असम से चुने हुए राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये हो गया। आगे देखते हैं 92, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो 40 के पता है कौन सा है? 40 बताइए। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात 40 में है, ये देखिए पिछले साल आया, फिर इस साल भी आ गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है और गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। 96, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो संघ राज्य संबंध के बारे में जो संबंध नहीं है वो इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध है। क्यों? क्योंकि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है 1998 में आया था और चुनाव सुधार से संबंधित है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित कौन से और हैं, जो मतलब कौन संबंधित हैं, क्योंकि ये मेंस में भी काम आता है। तो सरकारी आयोग संबंधित है, राजमन्नार आयोग संबंधित है और पूंछी आयोग संबंधित है। तो ये तो हो गया जो विकल्प में है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐड करता हूँ इसमें।
देखिए, राजमन्नार आयोग के बारे में ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें पीटी में प्रश्न राजमन्नार आयोग से बहुत बनता है। कैसे? इतने क्रांतिकारी क्रांतिकारी इसने सिफारिशें की है ना कि मतलब अब सुन के लगता है बाप रे बाप। देखो, देखिए क्या है सबसे पहला क्रांतिकारी, इसने बोला ना ऑल इंडिया सर्विसेज को समाप्त कर दो। ये जो जयललिता थी ना तमिलनाडु की, जब जब जिंदा थी वो, उन्होंने ये समिति मतलब गठित की थी और बोली थी सिफारिश देने के लिए। तो बोला ऑल इंडिया सर्विस को समाप्त कर दो, मतलब आईएएस आईपीएस और आईएफएस हैं इसको समाप्त कर दो बोला। फिर बोला गवर्नर का पद समाप्त कर दो, गवर्नर जो है उसका पद ही समाप्त कर दो। तो ये दो ऐसे हैं कोई मतलब, तो जब भी पढ़ता हूँ तो लगता है वाह, अगर ये हो जाता तो क्या होता भगवान ही वाले, मतलब आईएएस आईएएस समाप्त हो जाता तो हम लोग की पता ना आईएएस आईपीएस की भर्ती भी नहीं होती। खैर, एक दो पॉइंट और है। पहला ये कि कभी ये भी पूछता है कि केंद्र राज्य संबंध में से संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग 11 और 12 में ये बातें कही गई है। 11 में दरअसल भाग 11 में केंद्र राज्य से संबंधित प्रशासनिक और विधायी संबंध के बारे में बताई गई है, और केंद्र और राज्य में अगर आर्थिक संबंध के बारे में पूछे तो भाग 12 बता देना है। और आर्टिकल के बारे में पूछे तो अभी आया ही था, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। आर्टिकल 245 से 255 विधायी संबंध, 256 से शुरू होता है आप ये प्रशासनिक संबंध, और उसके बाद फिर आर्थिक संबंध। अब देखिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो देखिए उद्देशिका से क्वेश्चन लगभग हर बार, उद्देशिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। उद्देशिका में मतलब रिस्क नहीं लेना है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, छोटा सा चैप्टर भी है। तो उद्देशिका तो पता ही होगा कि यूएसए के संविधान से लिया गया है भारत में। लेकिन अब कुछ पॉइंट, जैसे ही उद्देशिका पढ़िए ये 5 पॉइंट याद आने चाहिए। क्या पहले क्या, एकमात्र अभी तक का संविधान संशोधन हुआ है उद्देशिका में, वो भी 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि प्रस्तावना में कई बार पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। 3 प्रकार का न्याय कौन है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन है, एक कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आप पर छोड़ता हूँ। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में उद्देशिका के बारे में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और 5वां पॉइंट ये कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। फिर से दोहरा देता हूँ, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया, जबकि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 98, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। वैसे इसमें एक क्वेश्चन याद आ रहा है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। क्वेश्चन ये याद आ रहा है कि ये राष्ट्रीय आपातकाल की जो प्रावधान है ये विश्व में कौन से देश की संविधान से ली गई है, लेकिन मैं ये प्रश्न पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में पूछ लिया हूँ तो उसका आंसर जरूर आप देंगे मुझे। अब देखिए 99, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो महान्यायवादी महान्यायवादी को मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं सब में सुनवाई का अधिकार इसको होगा। और इस जब भी महान्यायवादी के बारे में पढ़ें तो 3 पॉइंट याद आना चाहिए। पहला एक अनुच्छेद 76, क्योंकि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। दूसरा ये कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। और तीसरा पॉइंट अनुच्छेद 88, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 88 में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या है ऐसा इसमें ये है कि महान्यायवादी को ये अधिकार है कि किसी भी सदन में वो बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी समिति में बैठक में भाग ले सकता है, इवन दो संसद और समितियों के बैठक में अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है, बस उसको उससे जुड़े बातों पर मत देने का अधिकार नहीं होता है। और ये बात है अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है, तो याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 में क्या लिखा हुआ है? कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो ये बात तो सही है, सबसे दुनिया का सबसे अधिक लंबा है, क्योंकि लिखित जो है। कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो देखिए दोनों कथन स्वतंत्र रूप में सही है। मौलिक अधिकार का लिया गया है अमेरिकन संविधान से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौलिक अधिकार का लिया गया इसीलिए इतना लंबा हो गया ना। दोनों स्वतंत्र रूप से सही है, किंतु व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 101 में आते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? तो जो सही है सिर्फ उसको पढ़ देता हूँ। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से लिया गया? अगर ये पूछे एकल नागरिकता का प्रावधान, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जब भी नागरिकता के बारे में पढ़े ना, तो इसमें जो 2-3 बातें याद आनी चाहिए। पहले क्या? पहला ये कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में किया गया है। दूसरा ये कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में किया गया है। तीसरा ये कि नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 तरीके से और त्याग की जा सकती है 3 तरीके से। ध्यान रखिए, प्राप्त करना हो नागरिकता तो 5 तरीके हैं, त्याग करना हो तो 3 ही तरीके हैं। और ये बता ही दिया कि यूके के संविधान से लिया गया है।
अब आप ये रिसर्च कीजिए कि 5 कौन से तरीके हैं और 3 कौन से तरीके हैं त्याग करने के। 102 में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है 51A में। जब भी मूल कर्तव्य आए तो 5 पॉइंट गिन के एकदम आराम से हमेशा बोल लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। बोलने में मज़ा ना आता हो तो लिखने में मज़ा आ जाना चाहिए। पहला ये कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, जिसने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। और दूसरा ये कि 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य को तय कर दिया गया संविधान में। लेकिन अगर पूछे कि अब कितनी है मूल कर्तव्य, तो 11 है। 11 मूल कर्तव्य वर्तमान संविधान में। कैसे? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के बाद एक तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 86 संविधान संशोधन के तहत एक और मूल अधिकार जोड़ दिया गया। वो कौन सा मूल अधिकार था? वो था 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का जो कर्तव्य है वो उनके पेरेंट्स या संरक्षक निभाएंगे। तो ये 5 पॉइंट हमेशा मैं बोल देता हूँ, आप इसलिए कहता हूँ सिर्फ सुनते रहिए। कम से कम लगता है 5-6 बार हो गया है, सुनते रहेंगे तो आपको हो जाएगा। अब देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो। तो कुल मिला के पूछ ये रहा है कि शिक्षा को मुफ्त बनाना, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 है वो कौन से बच्चों के लिए कहा गया है? तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है ना उसके लिए कहा गया है। अब देखिए, समाप्ति होने वाला है, तो बस समाप्ति हो गई, अब कुछ नहीं है इसमें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मदद कर रहा है, 1 पॉइंट के साथ 4 पॉइंट 5 पॉइंट मिल के आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा चैनल नया है, देखिए आपका समय भी ज़ाया नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आता है, तो ज़रूर इतना तो कीजिए मेरे लिए। धन्यवाद।